दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम वर्णमाला का आज पार्ट 2 व्यंजन वर्ण बतलाने वाले हैं। तो सबसे पहले व्यंजन परिवर्ण का परिभाषा देखेंगे। तो क्या होता है व्यंजन? तो व्यंजन कहने का अर्थ जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या हुआ? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब अगला, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन वर्ण 6 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आगे व्यंजन में क सबसे पहले स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन में क्या आता है? तो क वर्ग से लेकर और प वर्ग तक जो भी होते हैं इसको क्या कहा जाता है? तो उसे स्पर्शी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन जो होता है वो 25 होता है। क वर्ग कहने का क ख ग घ अंग, प वर्ग माने प फ ब भ म, इस तरीके से क से लेकर म तक टोटल 25, इसको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब अगला उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। तो उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? तो इसमें जो होता है बड़ी र और ढ, ये दो होते हैं उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा होता है अनुनासिक या नासिक। तो इसमें जो होता है ये 5 होता है, जैसे अंग, य, न और म। इसमें बड़ी न और छोटी न, इस तरीके से होता है। इसमें याद करने के लिए, अनुनासिक व्यंजन को याद करने के लिए हम लोग कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है। जैसे क से लेकर और म तक में प्रत्येक का जो 5वां वर्ण कहने का क ख ग घ अंग, अंग में 5वां हो जाता है तो वो 5वां हो गया। तो उसी तरीका अनुनासिक हो गया। अब अगला अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन क्या होगा? तो य, र, ल, व, ये 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद हो जाते हैं उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो ये होते हैं तलापे सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह, ये भी 4 होते हैं। उसके बाद अगला होता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन होता है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 होते हैं। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगला आप बताते हैं व्यंजन के बारे में। तो वर्ग तालिका के हिसाब से, तो इसको मिटा देते हैं। तो वर्ग तालिका अब बनाएंगे और उसमें समझा देंगे कि उस हिसाब से कैसे कैसे व्यंजन का विभाजन किया जाता है। तो वर्ग तालिका अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब अगला देखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें हो जाएगा क वर्ग। जैसे मान लीजिए अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो अल्प प्राण को देखेंगे। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं 5वां वर्ग जो होता है अल्प प्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, पहला, तीसरा और 5वां जो होता है वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण कहलाता है। तो अब देखना है इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां। तो जैसे क वर्ग हुआ, क से लेकर और प वर्ग, क वर्ग। तो क वर्ग में यहाँ ये समझना जरूरी है, क वर्ग में क से लेकर और प वर्ग, इसमें हो जाएगा ऐसे करते हैं क वर्ग, क, च, ट, त, प, ये वर्ग हो जाएगा। मान लीजिए वर्ग लिख ही देते हैं, वर्ग 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 वर्ग, प वर्ग। तो कहने का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण जो होता है अल्प प्राण कहलाता है। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला क, ख, उसके बाद ग, घ, अंग, मतलब कि क, ग और अंग क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। उसी प्रकार च, छ, ज हो जाएगा और य। इसी प्रकार ट वर्ग में क्या हो जाएगा? तो ट, ड और न। त में क्या हो जाएगा? त, थ, द, ध, न, पहला, तीसरा और 5वां, प, ब और म। ये क्या हो गया दोस्तों? कभी पूछा जाएगा अल्प प्राण क्या होता है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ग जो होगा वर्ण वो अल्प प्राण कहलाता है। तो क, ग, अंग, इसी तरीके से अल्प प्राण ये हो गया। अब आगे आता है तो महाप्राण क्या होता है? महाप्राण, ये अक्सर परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं और इसका जो है सो हमेशा ध्यान रखना, ये जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाप्राण जो होते हैं
वो दूसरा और चौथा वर्ग जो होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, दूसरा और चौथा, ध्यान देना, दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है महाप्राण होता है, महाप्राण। तो महाप्राण में हो जाएगा। तो उसी प्रकार क से लेके और प वर्ग, क च ट त और प में क में दूसरा, तो ख, क के बाद ख हो गया, घ और उसके बाद क ख ग, उसके बाद घ, ये हो गया। च के बाद छ, ज बीच झ और ट के बाद ट, ठ, ड बीच ढ और त में होगा त, थ, द, ध, ये हो जाएगा। और प में फ और भ। कहने का अर्थ क वर्ग में ख और घ ये महाप्राण हो जाएगा। च में मतलब कि याद रखने के लिए प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का मतलब क वर्ग में, प्रत्येक वर्ग का क वर्ग में क ख ग घ अंग 4 5 आ जाते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा क वर्ग का ख और घ, ये ध्यान दिया, ख और घ दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो महाप्राण कहलाता है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब मिटाते हैं इसको। तो उसके बाद हो जाता है, उसका तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाता है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण ये महत्वपूर्ण है, अघोष वर्ण, क्योंकि ये सब जो है ना, ये हिंदी व्याकरण के पहले चैप्टर में प्रत्येक परीक्षा से पूछा जाता है। तो कंपटीशन में अधिकतर पूछा जाता है। अघोष वर्ण क्या होगा? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, कहने का पहला एवं दूसरा वर्ण, पहला एवं दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। अघोष वर्ण कहलाता है। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कहलाता है, अघोष वर्ण कहलाता है। तो अब यहाँ देखना, प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण, तो इस बार पहला और दूसरा कहने का क वर्ग जैसे हो गया, समझने के लिए क वर्ग में पहला एवं दूसरा वर्ग, तो क में क्या हो जाएगा? क और ख। उसी प्रकार च वर्ग में क्या हो जाएगा? च, उसका ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में। दोस्तों अगर आप लोगों को पता होगा तो इसके अनुसार वर्ग। अब जैसे च में हम बताते हैं च और छ, पहला और दूसरा और अघोष। इसी प्रकार ट, त, प, ये तीनों आप कमेंट में लिख सकते हो। ये जो हो जाएगा सो अघोष वर्ण कहलाता है। उसके बाद उसी तरीके से सघोष या घोष, सघोष या घोष वर्ण, सघोष या घोष वर्ण किसे कहेंगे? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा, तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। अघोष कहते हैं, सघोष, सघोष वर्ण, सघोष या घोष वर्ण कहलाता है। अब करेंगे क्या? जैसे इसका लिखते हैं क वर्ग, क वर्ग में कौन सा हो जाएगा? तीसरा, तो क के बाद ख ग, क ख ग, तीसरा ग घ और अंग। तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण घोष या अघोष वर्ण कहलाता है। उसका च वर्ग में क्या हो जाएगा? तो छ, ज, झ और य। इसी प्रकार दोस्तों ट, त और प वर्ग में कमेंट करके जरूर लिखें। तो इसी प्रकार हो गया सघोष अघोष वर्ण के बारे में हम जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो होता है अंतःस्थ व्यंजन, ये सब तो बता ही चुके हैं ये क्या क्या होता है। उसी प्रकार जिनमें उसका संयुक्त व्यंजन एक बार बताते हैं, संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे होता है। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों और अब मिटाते हैं। तो उसी प्रकार जो है सब आगे बढ़ते हैं।
तो अगला हो जाता है संयुक्त वर्ण का निर्माण कैसे होता है, ये एक बार बता देते हैं। तो संयुक्त वर्ण का जो निर्माण, संयुक्त व्यंजन का संयुक्त व्यंजन का निर्माण, संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे होता है तो बताते हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है, आधा क और स इस दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, अक्ष। ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। आधा क और स, क में हलंत लगा हुआ है और स में, तो दोनों को जोड़ने पे अक्ष हो जाता है। ये संधि व्यंजन जो संधि जब करते हैं उस समय भी इसका यूज किया जाता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। आधा त और र का यूज करते हैं तो त्र हो जाता है। उसी प्रकार ज और आधा ज और य का यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, ज्ञ हो जाता है। और उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो आधा तालाबे स और र का यूज करते हैं तो स्र हो जाता है। जैसे मान लीजिए श्रवण कुमार लिखना होगा तो स्र, आधा स और र, तो इस तरीके से इसको संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। इसको ध्यान रखना दोस्तों, ये संधि चैप्टर जब पढ़ाएंगे संधि व्यंजन, तो उसमें जो होता है संधि, उसमें जरूर ये यूज होगा इसका, तो ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं तो वर्णमाला, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब वर्णमाला को हम एक दृष्टि में बताते हैं, वर्णमाला को एक दृष्टि में, वर्णमाला। अब वर्णमाला को एक दृष्टि में, एक नज़र में देखते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में हम पढ़ा चुके हैं स्वर और व्यंजन, अब दोनों को मिला के अब कॉमन बता रहे हैं। तो स्वर की संख्या कितनी हो गई, स्वर की संख्या हो गई 11, ध्यान देना दोस्तों। उसके बाद स्वर 11, उसके बाद आयोगवाह स्वर, इससे पिछले वीडियो में जरूर देख लिया, आयोगवाह स्वर किसे कहते हैं। तो आयोगवाह स्वर कितने हो गए, आयोगवाह स्वर 2। तो टोटल कुल स्वरों की संख्या लिख देंगे, कुल स्वर कितने हो गए, तो 13 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, 13 स्वर हो गए। उसके बाद आगे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या भी जस्ट बताए हैं इसी वीडियो में। तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिए स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, तो 25। अब आगे बढ़ते हैं, स्पर्शी व्यंजन 25 हो गए। इसको एक नज़र में द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, तो द्विगुण व्यंजन संख्या की 2 हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, तो 4 हो गई दोस्तों। अब उसी प्रकार ऊष्म व्यंजन की संख्या, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो ऊष्म व्यंजन आपको बता चुके हैं 4 होता है। उसी प्रकार ऊष्म व्यंजन हो गया 4। उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 हो गई। अब सभी को जोड़ देंगे, कितना होगा, 5 3 8 2 10 4 14 4 18 18 4 22 के 2 हासिल 2 2 1 3 2 5। तो अतः अब क्या लिख सकते हैं, कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 52 हो गई। तो इस तरीके से हम वर्णमाला चैप्टर दो पार्ट में ख़त्म करते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।